चलो जी, ये आपका जो बच्चे, आपने अभी तक माइक म्यूट नहीं किया, माइक म्यूट कर लें। ठीक है, ये 40 मिनट्स की क्लास होती है, तो ये खुद ब खुद फिर एंड भी हो जाती है। तो लिमिटेड टाइम है हमारे पास, उसकी लिमिटेड टाइम है, आप ये सारा कुछ जो आज का हमने पढ़ना है वो मुकम्मल भी करना है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि चैप्टर नंबर 17 ये हमने पढ़ना है। इसका नाम है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। तो ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है। ठीक है, आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसका एक ये पार्ट है, इसमें से भी एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है 4 नंबर का। ठीक है, बाकी 2 से 3 इसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, और फिर इसके अंदर मारूजी भी आती है। ठीक है, एक तो ये नया जो बच्चा आया है, पता नहीं अब लियाकत है या नहीं है, ये स्क्रीन पे ये मार्क भी लगा रहा है और रिस्पॉन्ड भी नहीं कर रहा कि ये कौन है। कम से कम ये मार्क तो जो है वो ना लगाएं यहाँ पे, तंग तो ना करें अब। तो मैं एक मिनट, अब ये मार्क पहले रिमूव करता हूँ भाईजान के। अच्छा जी, तो कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? जैसे कोऑर्डिनेट करना, हमने क्लास में कोऑर्डिनेटर बनाया होता है, एक CR होता है हमारी क्लास का ना, एक CR, उसको हम कोऑर्डिनेटर कहते हैं। तो कोऑर्डिनेटर क्यों कहते हैं? क्योंकि वो हमारे और टीचर के दरमियान एक राबता कायम करता है, तो एक हम आहंगी पैदा करता है। तो इसी वजह से उसको कोऑर्डिनेटर जी। कहते हैं। इसी तरह से हमारे अंदर भी बहुत सारे सिस्टम्स ऐसे हैं जो कि एक दूसरे को कोऑर्डिनेशन फराहम करते हैं और आपस में राब्ता कायम कराते हैं। तो इस वजह से हम उसको कहते हैं कि ये कोऑर्डिनेशन हमारे अंदर हो रही है, कि ये जब मिल के काम किया जाता है, वर्क टुगेदर। जब ये मैंने लिखा भी है बल्कि यहाँ पे, वर्क टुगेदर, हम आहंगी पैदा करने को कोऑर्डिनेशन कहते हैं। एंड कंट्रोल, कंट्रोल, काबू पाना, पावर। ठीक है, इसके अंदर आता है कि हम कोई भी होने वाला काम है हमारे जिस्म में, या फिर हमारे उसको हम कितना कंट्रोल कर सकते हैं, क्या मामलात हो सकते हैं उसके साथ, कितना हम उसको कितना हमारे अंदर पावर है कि हम उसको चला सकें। अच्छा जी, यहाँ पे मजीद ये है कि सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं, हर एक के अंदर जो है ना कुछ कॉमन करेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं। यानी हर ऑर्गेनिज्म, जो भी चीज है जिसको हम ऑर्गेनिज्म कहते हैं, जिसको हम ये कहते हैं कि इसके अंदर लाइफ है, तो उसके अंदर क्या क्या है, उसके अंदर बहुत सारी खसूसियात होती हैं। जैसा कि वो अपनी तादाद बढ़ाता है, रिप्रोडक्शन करता है, इस तरह से वो चलता फिरता है। ठीक है, चलता फिरता के बाद उसके बाद ये है कि वो न्यूट्रिएंट्स को यूज करता है। ठीक है, अपनी ग्रोथ ग्रोथ को बढ़ाता है। ठीक है, और इस तरह से एक जो ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक ये भी होती है कि वो अपने इर्द गिर्द का जो स्टिमुलाई है, यानी जो एनवायरनमेंट में चेंज है, उसको रिस्पॉन्ड भी करता है। ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है ऑर्गेनिज्म की। अब जो वो, अब स्टिमुलाई तो हमने पढ़ लिया है कि स्टिमुलस क्या होता है, ये स्टिमुलाई क्या होता है। इट इज द चेंज इन एनवायरनमेंट, यानी ये एक एनवायरनमेंट के अंदर चेंज है, इसको स्टिमुलाई कहते हैं हम। कोई भी एनवायरनमेंट के अंदर चेंज आया है, वो भले आपके इर्द गिर्द कोई चेंज आया जाए, जैसे जैसे फॉर एग्जांपल हमारे इर्द गिर्द हम माहौल में तब्दीली आती है, सर्दी हो जाती है। ठीक है, सूरज निकलता है तो हमारे अंदर हम हीट एब्जॉर्ब करना शुरू कर देते हैं, हमें थोड़ी सी गर्मी महसूस होने लग जाती है। इसी तरह से जो है और भी ये थे हमारे एक्सटर्नल चेंजेस, जो हमारे बाहर चेंज आ रहे हैं। इसी तरह से हमारे जिस्म के अंदर काफी बार चेंज आ रहा होता है, कोई ऑर्गेनिज्म हमारे अंदर चला जाता है, कोई माइक्रोब हमारे अंदर घुस जाता है, तो उसकी वजह से हमारा जो टेम्परेचर काफी बार हाई हो जाता है, बुखार हो जाता है। ठीक है, तो ये एक ऐसी जी। जो है ना, ये इसको क्या कहते हैं, चेंजिंग कहते हैं, जो कि एनवायरनमेंट में आ रही है। ये इसको जो ये तारीख बनती है स्टिमुलस की। तो स्टिमुलस क्या हो गया? चेंज इन द एनवायरनमेंट। और वो चेंज एक्सटर्नल भी हो सकता है और इंटरनल भी हो सकता है। मॉलिक्यूलर लेवल पे भी हो सकता है, सब सेलुलर लेवल पे भी हो सकता है, सेलुलर लेवल पे भी हो सकता है, ऑर्गेनिज्म लेवल पे भी हो सकता है। यानी आपके सेल जो है, आपके सेल हैं, या आपको पता है आपकी बॉडी जो है वो सेल से मिलकर बनी है, तो अगर आपके सेल लेवल पे कोई ऐसा चेंजिंग आ रही है तो आप उसको सेलुलर स्टिमुलाई कहेंगे। यानी सेलुलर लेवल पे आपकी जो है ना वो स्टिमुलाई हो रही है। इस तरह से इंटरनल एक्सटर्नल ये इसमें आ गया। जैसे आपका वेदर कंडीशन है, इंटरनल आपकी जो वही सेल लेवल पे जो हो रही हैं चेंजिंग,
तो जिस जिस जो जो चेंजिंग आपके इर्द गिर्द हो रही हैं, वो बाय वो बेशक एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो, और उसको आप रिस्पॉन्स कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, यानी आप उसके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं, तो ये क्या होती है जनाब जी? ये होती है स्टिमुलाई। तो इस स्टिमुलाई को जब हमने रिस्पॉन्ड करना है, जब इसको हमने कोई जवाब देना है, तो इसके लिए हमें चाहिए कि हमारा जो पूरा सिस्टम है, जो बॉडी पार्ट्स हैं जिसने जिसने इसके खिलाफ या फिर इसको जवाब देना है, वो उनके दरमियान हम आहंगी होनी चाहिए। दे मस्ट बी कोऑर्डिनेटेड। यानी फॉर एग्जाम्पल आपके अंगूठे में कोई चोट लगी है, वो भी पाँव के अंगूठे में, तो और उसका राबता जो है आपके दिमाग के साथ ना हो, तो आपको तो पता ही नहीं लगेगा कि आपको चोट लगी है या नहीं लगी है, तो आप रिस्पॉन्स कैसे देंगे? तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने किसी भी स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स देना है, तो आपके बॉडी पार्ट्स का क्या होना जरूरी है? कोऑर्डिनेटेड होना जरूरी है। वो कोऑर्डिनेटेड होंगे तो आप उसको रिस्पॉन्ड कर पाएंगे। इस तरह से मैं आपको बताता चलूं कि बहुत सारे जो स्टिमुलाई होते हैं वो डिटेक्टेबल होते हैं, बहुत सारे नॉन डिटेक्टेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल डिटेक्टेबल स्टिमुलाई कौन कौन से हैं? ये जो आपकी आपके एनवायरनमेंट में होने वाली तब्दीलियां हैं, लाइक लाइट है, हीट है, इस तरह टेम्परेचर जिसको कहते हैं हम, और इस तरह से आप कह लें भाई इलेक्ट्रिक करंट वगैरह, केमिकल्स वगैरह, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको आप जो आप कहते हैं, जो आपको अंदाजा हो जाता है कि कुछ हुआ है। फॉर एग्जाम्पल हीट बढ़ी, आपको पता लग गया, लाइट इंटेंसिटी बढ़ी, आपको पता लग जाता है, क्योंकि केमिकल आपके सामने पड़ा है, आपको पता लग जाता है, इलेक्ट्रिक करंट आपके सामने, आप किसी को लगा है या आपको लगा है, तो आपको पता लग जाएगा कि कुछ ना कुछ चेंजिंग हमारी बॉडी में हुई है। इस तरह से बहुत सारे जो होते हैं वो स्टिमुलाई ऐसे होते हैं जो नॉन डिटेक्टेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे जिस्म पे बहुत सारे जरासीम मौजूद हैं, माइक्रोब मौजूद हैं, हमें नहीं पता, हम उसका अंदाजा नहीं लगा सकते जब तक कि वो हमारे सेल्स के अंदर दाखिल ना। हाँ, सेल्स के अंदर ये सिस्टम है, सेल्स जो है हमारे वो इस काबिल हैं कि वो जो ऑर्गेनिज्म है उसको वो रिस्पॉन्स कर सकते हैं, लेकिन हम एज सच होल बॉडी उस जो ऑर्गेनिज्म हमारे पर मौजूद हैं उनको रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते। तो स्टिमुलाई डिटेक्टेबल भी होता है और नॉन डिटेक्टेबल भी होता है। इस तरह से बात करें कि जो हमारे अंदर सिस्टम है ना, ये पूरा एनवायरनमेंट के अंदर जो चेंज आया, फिर उसको रिस्पॉन्स दिया हमने, तो ये पूरा सिस्टम कोऑर्डिनेटेड सिस्टम है ये। हाँ, हर एक चीज आपस में राबते में है, जिसकी वजह से हमें वो स्टिमुलाई महसूस होती है, फिर हम उसका रिस्पॉन्स देते हैं। तो इसके लिए क्या होता है कि सबसे पहले एनवायरनमेंट में चेंज आता है, जो एक्सटर्नल भी हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है, डिटेक्टेबल भी हो सकता है, नॉन डिटेक्टेबल भी हो सकता है। फिर उसके बाद रिसेप्टर्स रिसेप्टर्स वो उस स्टिमुलाई को डिटेक्ट करते हैं, यानी जो चेंज आया है, हमें पता जो लगा है, जो चेंज आया उसको तो हम स्टिमुलाई कह दिया ना हमने, और जो उसको पता लगा रहे हैं कि ये किस तरह का चेंज है। फॉर एग्जाम्पल आई देखने के हवाले से उसको कर रही होती है, एयर सुनने के हवाले से, नोज सूंघने के हवाले से, टंग हमारे टेस्ट के हवाले से। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे क्लास ले रहे हैं, बायोलॉजी की क्लास ले रहे हैं, कि दम हमारे अंदर बिरयानी, हमारे आगे जो है बिरयानी की प्लेट आ जाए, तो एक ही दम जो है वो हमारे नाक में जो है उसकी जब खुशबू जाएगी, तो ऑल्फैक्टरी जो हमारे अंदर नर्व्स होती हैं नाक के अंदर, तो वो एक्टिवेट हो जाएंगी, और इस तरह से हमारे जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं हमारे मुंह के अंदर, तो वो सलाइवा प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे। तो ये जो फंक्शन हो रहा है ना बच्चों, ये रिसेप्टर्स ये काम कर रहे हैं। हमारे हमारे नाक के अंदर रिसेप्टर्स लगे हुए हैं, हमारे आंखों के अंदर हैं, कानों के अंदर है, हमारे मुंह के अंदर हैं, जो ये रिसेप्टर ही हैं जो उस स्टिमुलाई को, उस चेंज को डिटेक्ट करते हैं, और फिर जो है वो सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं। उसके बाद वो जो रिसेप्टर्स ने जो है वो स्टिमुलाई को डिटेक्ट किया, वो उसको भेज देते हैं कोऑर्डिनेशन सेंटर की तरफ, कोऑर्डिनेशन सेंटर की तरफ। और कोऑर्डिनेशन सेंटर कौन से है हमारे? वो ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है सर जी हमारी। आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। अच्छा, हो सकता है कि आपको कोई इंटरनेट प्रॉब्लम हो, मैं तो यहाँ से मुकम्मल जो है वो बात कर रहा हूँ। तो
ये सारी जो आ रही है, जी। लगभग सर जी पहले तो सही आ रही थी, पता नहीं अब क्या। तो मैं आपको बता रहा था कि सबसे पहले जो चेंज आता है एनवायरनमेंट में, उसको वो रिसेप्टर्स के पास जाता है, वो उसको डिटेक्ट करते हैं और वो आगे भेज देते हैं कोऑर्डिनेशन सेंटर के, क्योंकि वहां पे न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरॉन्स जो है वो अपना जो रिस्पॉन्स है वो सेल टू सेल पहुंचाते 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 आपके ब्रेन तक, या फिर आपके जो स्पाइनल कॉर्ड, जिसको आप हराम मगज भी कहते हैं, उसके अंदर ये पहुंचा देते हैं। और ये जो आपका कोऑर्डिनेशन सेंटर है, असल में ये आपका कंट्रोल सेंटर है, जो कि बताएगा कि भाई इसके जो स्टिमुलाई आई है, इसको रिस्पॉन्स देना है या नहीं देना है। तो ये आपका क्या हो गया, कंट्रोल सेंटर हो गया, जहां से ये सारे मामला कंट्रोल होते हैं। तो ये जो आपका कोऑर्डिनेशन सेंटर है या सीसी है, ये आपका तमाम किस्म के जो एक्टिविटीज है उसको कंट्रोल करता है। उसके बाद ये कोऑर्डिनेशन सेंटर आपका जो वो आने वाली स्टिमुलाई है रिसेप्टर्स के जरिए, उसको फॉरवर्ड कर देता है इफेक्टर्स की तरफ। इफेक्टर्स क्या है हमारे, वो मसल्स हैं, वो ग्लैंड्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी ने सुई चबो दी है, या आपको टीका लगा है, इंजेक्शन लगा, और आपको जो पेन हुआ है, वो जो पेन है, जो आपको जो इंजेक्शन लगा रहे थे, वो एक चेंजिंग थी एनवायरनमेंट में, और वो गई है, वो कहाँ पे, वो आपके रिसेप्टर्स ने, आपकी स्किन ने उसको रिसेप्ट किया, रिसीव किया, और उसको पहुंचा दिया ब्रेन को। ब्रेन ने दोबारा मसल्स को पहुंचाया वही जो आपका वो आने वाले स्टिमुलाई है, और कहा कि भाई यहाँ पे पेन हो रहा है, लिहाजा इससे छुटकारा हासिल करें। तो आपके जो इफेक्टर्स हैं, यानी जो आपके जहां पे एट द एंड वो चेंज आ रहा है, वो आपके मसल्स हो सकते हैं, ग्लैंड्स हो सकते हैं। यानी ग्लैंड्स क्या है, फॉर एग्जांपल आपने बहुत ज्यादा मीठा खा लिया है, या किसी को शुगर है, या कोई मीठी चीज ऐसी खा जिसके अंदर शुगर बहुत ज्यादा था, तो क्या होगा, हमारे अंदर क्या होगा कि हमारे जो पेनक्रियाज है, उसके अंदर जो बीटा सेल्स हैं, वो आपके पेनक्रियाज एक ग्लैंड है, ठीक है। तो अब वो जो ग्लैंड है उसके अंदर क्या, वो इंसुलिन पैदा करेंगे, ताकि आपके अंदर जो आने वाला चेंज है, जो एक एकदम ग्लूकोज की स्पाइक आई है, उसको कम किया जा सके। तो जो ये एट द एंड रिस्पॉन्स दे रहे हैं, तो ये मतलब ये रिस्पॉन्स तो नहीं है, लेकिन ये इफेक्टर हैं, जो कि उस जो कोऑर्डिनेशन सेंटर, जो आपको ब्रेन ने मैसेज भेजा है, उसको उसको जो है वो आगे प्रोसेस कर रहे हैं, उनको इफेक्टर्स कहते हैं। और उनको प्रोसेस करने के लिए आपके मसल्स भी हैं और ग्लैंड्स भी हैं। अब उसके बाद एक खास किस्म की वो इंसुलिन पैदा हो जाती है, ठीक है। जो इंसुलिन फॉर एग्जांपल पैदा हो गई है, मैंने मिसाल दी थी ग्लैंड की, तो उसके नतीजे में क्या होगा, आपका जो ब्लड का शुगर लेवल है वो कम हो जाएगा। तो ये एक एक्शन एक्शन होगा जो स्टिमुलाई के खिलाफ हुआ है, तो इसको आप रिस्पॉन्स कहते हैं। तो अगर मैं बात करूं मुकम्मल तौर पे, तो सबसे पहले आता है स्टिमुलाई, जो चेंज आती है एनवायरनमेंट में। उसके बाद वो रिसेप्टर्स की तरफ जाती है, यानी जो आपके स्किन है, आपके आपकी आई, नोज, एयर, जो जो उसको रिसीव करते हैं, फिर वो पैगाम भेजते हैं न्यूरॉन्स के जरिए कोऑर्डिनेशन सेंटर को। कोऑर्डिनेशन सेंटर, आपका जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, वो उस पैगाम को भेज देते हैं जनाब जी इफेक्टर्स की तरफ, जो कि आपके मसल्स हो सकते हैं, ग्लैंड हो सकते हैं, आपकी बॉडी का कोई भी हिस्सा हो सकता है। और वहां से एक कोई जो जो भी वहां पे प्रोसेस होता है, उसके जरिए से एक रिस्पॉन्स पैदा होता है, उसके जरिए से एक एक किस्म का एक्शन पैदा होता है, जिसको आप रिस्पॉन्स कहते हैं। तो इस तरह से हमारे अंदर जो है वो एक चेंजिंग जो भी आती है बॉडी के अंदर, एक्सटर्नल हो, इंटरनल हो, डिटेक्टेबल हो, जो भी हो, तो उसका एक कोऑर्डिनेटेड तरीके के जरिए रिस्पॉन्स पैदा होता है। तो ये था ओवरऑल किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर के एक रिस्पॉन्स जो है वो कैसे पैदा होता है। आपका जो है हाथ एकदम आ गया है, आग के करीब आ गया और वो जलना शुरू हो गया, और आपने एकदम पीछे उसको हटा लिया है, तो ये भी एक किस्म का चेंजिंग थी। और आपने जो एक्शन लिया है, सारा किस्म का एक वो रिसेप्टर ने रिसीव किया, ब्रेन ने उसको डिटेक्ट किया, या स्पाइनल कॉर्ड ने उसको डिटेक्ट किया, इफेक्टर्स ने उसको प्रोसेस किया, और फिर आपने रिस्पॉन्स शो किया, अपना हाथ उससे दूर हटा लिया। तो ये है एक किस्म का रिस्पॉन्स, जो कि ये हो रहा होता है। और ये सारा जो आपका जो निज़ाम है, ये एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड है। ये और किसके जरिए से, सेंसरी सेल्स हमारे अंदर मौजूद हैं, यानी न्यूरॉन्स जिसको आप कहते हैं।
न्यूरॉन्स हमारे अंदर मौजूद होते हैं जिनके जरिए ये सारे जो किस्म के प्रोसेसेस हैं वो कंट्रोल हो रहे होते हैं। तो अब आगे बात करते हैं कि प्लांट्स के अंदर कोऑर्डिनेशन कैसे होती है। हमने तो ये तो देख लिया ना कि हमारे अंदर मसल्स भी हैं, ग्लैंड्स भी हैं, तो ये, नहीं। लेकिन अब प्लांट्स प्लांट्स की बात, हम अगर हमारे फॉर एग्जांपल हम ऐसे खड़े हैं और हमारे सामने से कोई मुसीबत आ रही है तो हम उससे दूर हट जाएंगे, यानी उस जगह से, उस जगह को छोड़ के हम आगे खड़े। इस तरह से अगर हमारे हाथ को कुछ प्रॉब्लम हो रही है कहीं पे रखने से, ठंडा है या वो गर्म है, तो हम उसको दूर हटा लेंगे। लेकिन प्लांट्स का क्या करें? प्लांट्स तो जो है आपके वो जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी तो रिस्पॉन्स शो कर रहे होते हैं, लेकिन हमारे उनके दरमियान फर्क क्या है कि वो मूवमेंट करते हैं, लोकोमोशन नहीं कर सकते। यानी वो एक जगह है दूसरी जगह नहीं हिल सकते, वो अपनी जगह पे ही रह के थोड़ी बहुत जो है वो मूवमेंट शो करते हैं, जिसके जरिए से वो रिस्पॉन्स पैदा कर रहे होते हैं। तो हमारे अंदर और उनके दरमियान ये एक बेसिक डिफरेंस है कि जो एनिमल्स से आपके जो प्लांट्स हैं वो थोड़े डिफरेंट हैं। कैसे? क्यों? एक तो वो एक ही जगह पे रहते हैं, सेसाइल हैं, और एंड मोटाइल ऑन दी अदर। ससाइल हो, ससाइल ससाइल का मतलब होता है कि वो उसी जगह जुड़े रहते हैं जमीन से ना। और मोटाइल, मोटाइल का मतलब है उसी जगह रह के वो अपनी ग्रोथ को बढ़ा रहे होते हैं ना। पौधा पहले छोटा होता है, फिर उससे बड़ा, फिर ट्री बन जाता है, इस तरह से ये, तो ये उनकी एक मोटिलिटी है जो कि वो शो करते हैं। अब ये जो सारी उसके अंदर ये ग्रोथ जो हो रही है, ये उस ये डिपेंड करती है कि उसके अंदर ग्रोथ रेट्स क्या हैं, उसके जो सेल्स की जो टर्जिडिटी, आप एक बात करते हैं कि उस जो सेल्स के अंदर जब पानी जो है वो इतना हो जाता है कि वो सेल को बिल्कुल जो है वो सख्त कर देता है, उसको टर्जिडिटी कहते हैं। तो और फिर इसके इसी के रिलेटेड जब वो अपनी मूवमेंट को शो करते हैं, इसके ऊपर जो है उसकी प्लांट्स की सारी के सारा बिहेवियर डिपेंड कर रहा होता है। तो प्लांट्स का जो रिस्पॉन्स है वो एज कंपेयर टू एनिमल वो बहुत ज्यादा स्लो होता है। एनिमल्स के अंदर तो टिश्यूज हैं, मसल्स हैं, इसी तरह से जिसकी वजह से वो बहुत रैपिड मूवमेंट कर सकते हैं, एक जगह है दूसरी जगह बहुत जल्दी और तेजी से वो जा सकता है। लेकिन एनिमल प्लांट जो है वो ऐसा नहीं कर सकते। तो फिर प्लांट के अंदर भी तो कोई ना कोई मेथड होगा ना, जिसके जरिए वो जो है वो अपनी स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स करते हैं। जी, उनके अंदर भी एक तरीका कार है, और वो क्या है? वो है उनके अंदर होने वाले, प्रोड्यूस होने वाले केमिकल्स। उनके अंदर प्रोड्यूस होने वाले वो हार्मोन्स हैं जो कि वो प्लांट हार्मोन जिसको आप कहते हैं, जो कि उनके अंदर पैदा होते हैं, और उसके अकॉर्डिंग फिर वो स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स देते हैं। बहरहाल ये उनके अंदर एक स्लो प्रोसेस है हार्मोनल कंट्रोल के जरिए भी, यानी हार्मोन इतनी जल्दी तो पैदा नहीं हो जाते उनके अंदर। जैसे आपको पता है कि एक प्लांट है, उसने सबसे पहले वो बीज बनाता है, बीज के ऊपर उसका जो है वो फिर फल चढ़ता है, फल के ऊपर फल का खास किस्म का जो है वो टेस्ट आता है, वो पक जाता है। तो ये कैसे हो रहा है? ये भी तो एक किस्म का रिस्पॉन्स हो रहा है ना, ये भी तो एक किस्म की कोऑर्डिनेशन हो रही है। तो ये खास किस्म के उसके अंदर बच्चों बनने वाले केमिकल्स हैं। जैसे आपको पता ही है फोटोसिंथेसिस जब होती है, तो ये फैसल ऐसा ना करें, ऐसे आप ये निशाना लगाएं। तो जब उसके अंदर एक खास किस्म की आपके अंदर केमिकल रिएक्शन होता है तो ग्लूकोज बनता है, जो कि एक केमिकल है एट द एंड। ठीक है। तो इसी तरह से और भी बहुत सारे और भी चीजें हैं जो इसके अंदर आपके अंदर आपके प्लांट्स के अंदर होती हैं, जिनको हम हार्मोन्स कहते हैं, जिसके अकॉर्डिंग वो अपनी ग्रोथ को शो करता है। और वो हार्मोन्स कौन कौन से हैं? वो हार्मोन्स आप आने वाले चैप्टर, आपने आने वाले जो है वो उसमें पढ़ेंगे। वो हार्मोन्स हैं आपके, ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है, एब्सिसिक एसिड है, ठीक है, इस तरह से NAA वगैरह, IAA वगैरह, ये हैं सारे काइनेटिन वगैरह। तो ये सारे वो हार्मोन्स हैं जो कि प्लांट्स के अंदर होते हैं, जिसके अकॉर्डिंग वो अपनी ग्रोथ को, अपने जो है ना उसको क्या कहते हैं, रिस्पॉन्स शो करते हैं। रिस्पॉन्स शो करते हैं अपने एनवायरनमेंट को। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर एक जो एक प्लांट है आपका, वो स्टिमुलाई को कैसे रिस्पॉन्स करता है? अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट को रेगुलेट करके, और अपने अंदर प्रोड्यूस होने वाले जो प्लांट हार्मोन्स या फिर ग्रोथ हार्मोन्स है उनको कंट्रोल करके।
यानी कब उसने एक हार्मोन जी। बनाना है और कितना बनाना है, और कब उसकी जो है प्रोडक्शन रोक देनी है, उसके जरिए से आपका जो आपकी जो प्लांट है उसकी जो ग्रोथ है वो क्या होती है, कंट्रोल होती है। तो ये आपका था जनाब जी कि प्लांट्स के अंदर कोऑर्डिनेशन कैसे होती है। तो ये दो चीजें हमने पढ़ी इसके अंदर, कि वो अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट को रेगुलेट करके स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करते हैं, और दूसरा ये है कि उनके अंदर होने वाले जो प्लांट हार्मोन्स या फिर ग्रोथ हार्मोन्स हैं, उनकी जो खास किस्म की जो कंट्रोल है, उसके जरिए से ये क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं। आगे बात करें आप ये प्लांट मूवमेंट्स की, ये आपने ऑलरेडी पढ़ लिया वो पिछले चैप्टर नंबर 16 में, कि वो प्लांट्स मूवमेंट जो है वो ऑटोनोमिक भी होती हैं और पैराटोनिक भी होती है, यानी डायरेक्शनल भी होती है और नॉन डायरेक्शनल भी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक अगर प्लांट है, उसको एक खास डायरेक्शन में मिल रही है, रोशनी मिल रही है, तो वो अपनी डायरेक्शन, अपना जो पौधे का की जो डायरेक्शन है, उसकी जो सीमत है, वो रोशनी की तरफ ले जाएगा, और दूसरी तरफ ग्रोथ बहुत कम हो जाएगी। इसी तरह से नॉन डायरेक्शनल भी होती हैं, जैसे आपका बहुत सारे पौधे ऐसे हैं जिस तरह टर्गर मूवमेंट है, आपने पढ़ा पीछे कि वो उसके अंदर जब प्लांट के जो पौधा है आपका, उसके जो लीफ है, उसके अंदर जब पानी का जो लेवल है वो कम हो जाता है, तो वो उसके अंदर एक खास किस्म चेंजिंग आ जाती है, वो मुरझा जाता है। ठीक है, तो ये भी एक किस्म की मूवमेंट है जो कि नॉन डायरेक्शनल है बहरहाल। तो एक ये चीजें हमने पीछे पढ़ी हुई हैं पिछले चैप्टर में, कि प्लांट मूव करता है इन रिस्पॉन्स टू डिफरेंट स्टिमुलाई। जैसे टच मी नॉट एक पौधा था आपका, आप उसको छूते हैं वो फौरन क्लोज हो जाता है। ठीक है, ये भी एक मूवमेंट है। ठीक है, आई थिंक सो ऑटोनॉमिक मूवमेंट है। तो ये कुछ आपने पढ़ा हुआ है कि भाई प्लांट जो है वो मूवमेंट तो शो करते हैं, लेकिन लोकोमोशन शो नहीं करते। और बहरहाल, तो आपको पता है कि प्लांट्स को चाहिए होते हैं वाटर, लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, ताकि वो अपने डेवलपमेंट और ग्रोथ को कंटिन्यू कर सके। कार्बन डाइऑक्साइड तो और वाटर तो उसको चाहिए ताकि वो अपने अंदर मौजूद जो रोशनी को यूज करते फोटोसिंथेसिस कर सके। ठीक है, और उसके जरिए ग्लूकोज बन जाता है। फिर और भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो अगर वो वहाँ पे एनवायरनमेंट में ना हो, तो या तो हमें उसको सप्लाई करना पड़ता है, या फिर जो है वो मट्टी से लेता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मट्टी में खास किस्म के जो है वो न्यूट्रिएंट्स ना हो, फिर हम उसको खाद देते हैं ना, जो ये एनपीके खाद होती है या फिर तारा वाली होती है, ये खाद वगैरह देते हैं हम इनको, ताकि उनके न्यूट्रिएंट्स जो है वो पूरे हो जाए। तो ये चल रहा है कि आप एक प्लांट्स के अंदर जो मुख्तलिफ किस्म के स्ट्रेसेस आते हैं, एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस आते हैं, तो उसको वो रिस्पॉन्स कह देता है। हम पढ़ रहे हैं कि आपका जो प्लांट्स है वो अपने अंदर कोऑर्डिनेशन कैसे शो करता है। पहले तो हमने ओवरऑल पढ़ा ना कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर रिस्पॉन्स पैदा कैसे होता है, और वो आपको पता है, पहले स्टिमुलाई होती है, स्टिमुलाई से फिर वो रिसेप्टर की तरफ जाती है, रिसेप्टर से फिर वो कोऑर्डिनेशन सेंटर से वो इफेक्टर की तरफ, और फिर आपका एक फाइनल रिस्पॉन्स पैदा होता है। ठीक है, तो ये एक चीज है। इसी तरह से हमने फिर प्लांट्स में पढ़ा, प्लांट्स में तो इस तरह के कोई इस तरह होता नहीं है, उसमें तो वो कोई कोऑर्डिनेशन सेंटर या फिर कुछ इस तरह की चीजें नहीं है, और उसके अंदर मसल्स और ग्लैंड्स भी नहीं है। तो वो उसमें क्या होता है, उसमें जनाब जी मुख्तलिफ किस्म के हार्मोन्स होते हैं जो कि वो रिस्पॉन्स पैदा कर रहे होते हैं। तो अब कुछ काहिबाना स्ट्रेसेस एनवायरनमेंट में, स्ट्रेस का मतलब क्या होता है, कोई परेशानी, मुसीबत, वो बंदे को जो है ना डिप्रेशन हो गया है, बंदे को तो नहीं, प्लांट्स की बात कर रहा हूँ। तो प्लांट को किस तरह की मुसीबतें या परेशानियां आती हैं। हो सकता है वहां पे जनाब जी लाइट उसको चाहिए, लाइट ही ना हो जहाँ पे वो उगा हुआ है, जहाँ पे उसको रखा हुआ है। हो सकता है जिस एनवायरनमेंट में वो मौजूद है वहां पे इतना जो है वो न्यूट्रिएंट्स ही ना हो जिसकी वजह से वो अपना क्लोरोफिल वगैरह को बना सके। ठीक है, तो अगर तो ये भी तो स्ट्रेस चीज है, इसको भी तो उसने रिस्पॉन्स करना है, क्योंकि ये जो उसके स्टिमुलाई आई हैं, यानी जो एनवायरनमेंट में चेंजिंग आई है, तो ये उसकी हेल्थ को, उसके सर्वाइवल को
उसकी सेहत को, उसकी ग्रोथ को इफेक्ट करती है ना। तो एक किस्म की चेंजिंग एनवायरनमेंट, तो जब भी कोई स्टिमुलाई होती है उसको रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स करना होता है, उसको रिस्पॉन्स देना होता है। तो अगर तो आपका एक प्लांट है, इसके अंदर इसको विदाउट लाइट के ग्रो किया जाए, यानी प्लांट्स आर ग्रो विदाउट लाइट, तो वो बहुत ज्यादा लंबे हो जाते हैं और उनके अंदर क्लोरोफिल नहीं बन पाता। याद रखिएगा, इसको कहते हैं कि प्लांट इटियोलेट हो गया है। क्या हो गया जनाब? इटियोलेटेड। ठीक है। और इस टीओ प्रोसेस को, हाँ जी, इस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को आप कहते हैं जनाब इटियोलेशन। क्या कहते हैं? इटियो, टीओ हाँ जी, इटियोलेशन। ये मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे। तो इस प्रोसेस को एपिट्यूलेशन कहते हैं। इसी तरह से आगे चलता चलूं तो एक जो प्लांट को स्ट्रेस आता है अपने एनवायरनमेंट में, वो ये है कि उसको काफी बार कुछ न्यूट्रिएंट्स उस मट्टी में, अब हर मट्टी जो है वो जैसी नहीं होती, कुछ बहुत ज्यादा जरखेज होती है, कुछ के अंदर वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कुछ के अंदर नहीं होते। तो एक खास किस्म के अगर न्यूट्रिएंट्स ना मिलें आपके सॉइल के अंदर से प्लांट को, तो उसके अंदर भाईजान जी सफिशिएंट क्लोरोफिल नहीं बन पाता, जिसकी वजह से उसका जो कलर है वो येलोइश हो जाता है। उसका जो कलर है वो क्या हो जाता है? पीला हो जाता है। और वो ये एक रिस्पॉन्स होता है, वो पीलापन आपको बता रहा होता है कि कोई ना कोई मसला है यहाँ पे पौधे को, जिसकी वजह से ये अपना जो कलर है उसको पीला कर रहा है। तो ये भी एक किस्म का रिस्पॉन्स दे रहा है एनवायरनमेंट। तो इसी वजह से हम इसको कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल के अंदर इसको एग्जाम्पल को दाखिल करेंगे। और अब जब उसको येलोइश कलर हो गया है बच्चों, तो उसकी वजह से उसके अंदर एक कंडीशन आती है, उसको हम क्लोरोसिस कहते हैं। यानी क्लोरोसिस का मतलब क्या होता है? पीला पड़ जाना, क्लोरोफिल की कमी हो जाना। तो उसकी वजह से वो जो येलोइश कलर जो होता है उसको आप क्लोरोसिस कहते हैं। इस तरह से आपने बहुत सारी डिजीजेस को पढ़ा हुआ है। तो ये जो डिजीजेज हैं, ये टियोलेशन है, क्लोरोसिस है, ये सारी एक किस्म की कोऑर्डिनेशन है उस प्लांट के अंदर, जिसके जरिए वो एक रिस्पॉन्स पैदा कर रहा है। किसी में स्ट्रेसेस हैं उसके अंदर, उस एक किस्म के स्टिमुलाई हैं उस प्लांट्स के अंदर, जिसके अकॉर्डिंग वो रिस्पॉन्स दे रहा है। कभी अपना कलर पीला कर लेता है, कभी अपने आप को बहुत लंबा कर लेता है, नॉर्मल ग्रोथ शो नहीं करता। तो ये सारे किस्म के जो रिस्पॉन्स उसके अंदर पैदा हो रहे हैं, ये माहौल में होने वाली तब्दीली की वजह से हो रहे हैं। और इसी को हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन। तो अब कुछ किस्म की डिजीजेज उसके अंदर आ जाती हैं। कुछ बैक्टीरिया अटैच करते हैं, कुछ वायरसेस अटैच करते हैं, फंजाई वगैरह उसको ऊपर अटैक करते हैं, तो उसके अंदर खास किस्म की डिजीज आ जाती है। फॉर एग्जांपल एक डिजीज है कैलसिस बन जाना उसके अंदर। कैलसिस, कैलसिस क्या होता है जनाब? यहाँ पे मैं अलग से लिख देता हूँ कि एक डिजीज है उसके अंदर कैलसिस बन जाना। ये क्या होते हैं कि अगर जख्म आ जाए ना उसको, आपके पौधे को, और उसके फिर बाहर जब जख्म आता है पौधे को, फॉर एग्जाम्पल कोई जाते जाते उसको कट लगा गया है, तो कट लग गया है, या फिर उसको कोई और किस्म का जख्म आ गया है, तो उसके बाद वहां पे कुछ सेल्स बन जाते हैं, एक मासिस सेल्स का एक गुच्छा वहां पे बन जाता है, ताकि वो उसको कवर करें उस जख्म को। उसको आप कैलसिस कहते हैं। कैलसिस का मतलब ही क्या होता है? मैस ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। तो ठीक है, ये होता है कैलस। इसी तरह से प्लांट के अंदर बहुत सारे ट्यूमर भी बनते हैं काफी बार। फॉर एग्जाम्पल उसके अंदर कुछ इस तरह से चेंजिंग आई है कि उसके जो सेल्स हैं वो सही तरह रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, तो उसके अंदर ट्यूमर, यानी ऐसे ही जो है वो उसके अंदर सेल्स की ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है जिसकी जरूरत भी नहीं होती। तो वो सेल्स जो है इतने बढ़ते हैं, इतने बढ़ते हैं, इतने बढ़ते हैं कि पता लगता है कि ये इसके अंदर कैंसर हो गया प्लांट के अंदर। इसी तरह से जो आपका प्लांट है उसके अंदर एक खास डिजीज आती है जिसको आप अ, गाल जो है ना वो क्राउन गाल डिजीज कहते हैं। यहाँ पे गाल लिखा हुआ सिर्फ। और गाल कैसे बनते हैं? ये एक बैक्टीरिया होता है जो कि पैरासाइट के तौर पे काम करता है, और आपका जो प्लांट है उसके ऊपर अटैक करता है। इसको आप एग्रोबैक्टीरियम भी कह सकते हैं। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफिशन इसका नाम है, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ बहरहाल। वो क्या करता है? वो उसके अंदर एक खास किस्म के साइकिल को एक्टिवेट करता है, और उसके जरिए से आपका जो प्लांट है वो क्या करता है? वो जनाब जी वो अपने अंदर बहुत ज्यादा ग्रोथ हार्मोन्स बनाता है। जो ग्रोथ हार्मोन्स बहुत सारा बनते हैं, तो उसके जरिए से उस वायरस को तो फायदा फायदा होता है, लेकिन जो आपका
पौधा है उसके अंदर बहुत सारे ऐसे ही एबनॉर्मल सी ग्रोथ ग्रोथ आना शुरू हो जाती है। उसके अंदर जो है खास किस्म का जो वो सेल्स हैं वहाँ पे बहुत ज्यादा बनना शुरू हो जाते हैं जहाँ पे वो नहीं चाहते, जिसकी वजह से वहाँ पे गर्ल्स टाइप जो है ना वो एक आप कह लें कि भाई वहाँ पे एक वैसे ही ना अजीब किस्म की ग्रोथ सी ट्यूमर पैदा। बन जाती अब वो वहाँ पे बहुत सारे सेल्स इकट्ठे हो जाते हैं जिसकी जिस जो आप जिसको हम गाल्स कहते हैं। तो ये जो सेल्स होते हैं ये लेस डिफरेंशिएटेड होते हैं देन अदर टाइप्स ऑफ गाल्स। तो ये कुछ किस्म की डिजीजेज हैं। और गाल्स आप देख रहे हैं ये कैलसिस की जो मैंने बात की, ये गाल्स की जो बात की मैंने, तो ये जो गाल्स होते हैं ये आपको मैंने बताया कि एक खास तरह का बैक्टीरिया है जिसको एग्रो बैक्टीरियम ह्यूमी फिशन हम कहते हैं। तो इसके जरिए ये होती है। और ये जो एग्रोबैक्टीरियम टाइमिफिशन है आजकल इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग में बड़ा यूज किया जा रहा है। यानी इसके प्रोसेस को जब पढ़ा गया कि भाई ये तो इंजीनियरिंग के तौर पे भी यूज हो सकता है, वो आगे प्रोसेस आते हैं कि कैसे यूज होता है, तो वो एक अलग बात है। तो गाल्स को आजकल इसलिए भी यूज किया जा रहा है। और इस तरह कैलसिस जो है ये बड़े इंपॉर्टेंट है जनाब। कैलसिस जो उसके अंदर हम जब जाते जाते कट लग जाता है आपके पौधे को, और उसके अंदर फिर वहां पे उस कट को कवर करने के लिए, उस वाउंड को जख्म को कवर करने के लिए वहां पे खास किस्म के सेल्स पैदा होना शुरू हो जाते हैं, उसको हम कैलसिस कहते हैं। और कैलसिस की तारीफ क्या है, इसकी डेफिनेशन भी पेपर में आ जाती है, मैस ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल। और ये बड़ा अहम किरदार अदा करता है आपके टिश्यू कल्चर के अंदर। ये एक बायोटेक्नोलॉजी का टॉपिक है टिश्यू कल्चरिंग, जिसके जरिए से आप आर्टिफिशियली तौर पे पौधों को लेबोरेटरी में उगा सकते हैं। और वो उस पौधे किसी भी पौधे को आर्टिफिशियली तौर पे आपकी लेबोरेटरी में उगाने के लिए, ग्रो करने के लिए उसको एक किस्म के प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। वो है कैलसिस। कैलस फॉर्मेशन होती है पहले, फिर जाके वो आपका पौधा जो है वो बनता है। वो जो कैलस फॉर्मेशन होती है ना उस स्टेज पे आप उसके अंदर बहुत सारी चेंजिंग ला सकते हैं अपने मुताबिक, अपने 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 आप कह रहे हैं कि डिजायर्ड जो आपको चाहिए अपनी मतलूबा किस्म की जो खसूसियात है उस पौधे के अंदर लेके आ सकते हैं आप। और वो कौन सी स्टेज होती है, वो कैलसिस होती है। यानी सबसे पहले आपने बीज रखते हैं आप उसके अंदर, वहां पे लेबोरेटरी में पेट्री डिश के ऊपर, वो पेट्री डिश के अंदर वो जो बीज आपने ये जो एम्ब्रियो रखा है, बीज तो नहीं होता पूरा, वो सिर्फ एम्ब्रियो होता है या मेरिस्टम होता है, जो कि आगे डिवाइड होता है और बहुत सारे मासेस का गुच्छा बना देता है, उसको आप कैलस कहते हैं। उस कैलस के अंदर फिर आप जो है अपने मुताबिक अगर कोई तब्दीली लाना चाहे तो ला सकते हैं। और फिर वो जब वो कैलस आगे प्लांट के अंदर ग्रो करेगा तो वो तब्दीली उस प्लांट के अंदर भी आ जाएगी। तो ये है आपका सारा रिस्पॉन्स के प्लांट्स में क्या कैसे पैदा होता है। ठीक है, इस तरह से ओवरऑल ये जो रिस्पॉन्स है, कोऑर्डिनेशन है, ये कैसे पैदा होती है, ये मैंने आज आपको पढ़ा दिया है। तो यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।